नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 की इतिहास हाई स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे और हमारा उसमें अध्याय 2 चल रहा था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम लोग कर चुके हैं। हम जान चुके हैं समाजवाद क्या विचारधारा है, हम जान चुके हैं दाढ़ी वाले बाबा के बारे में, मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और अब आज के लेक्चर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, किन किन के बारे में जानेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो आज के वर्तमान में भी आप सुनने में मिलता है वो टॉपिक्स पे आज के लेक्चर में हमारे क्लियर होंगे। हम जानेंगे रूसी क्रांति, रूसी साम्राज्य 1914 में कैसा था और अर्थव्यवस्था और समाज। और इसके अलावा जो आज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सबको पता है कि 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। ये 1 मई का जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ना, ये भी रूसी क्रांति से ही जुड़ा हुआ है। आप सब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ये भी आज इसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो आज हमारे पास ये जो 2 टॉपिक जो हम आज के वर्तमान में सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं, ये हमारे क्या है, भूतकाल से जुड़े हुए हैं, ये रूसी क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से कार्ल मार्क्स का, किस प्रकार से समाजवाद विचारधारा का किस प्रभाव पड़ता है कि हम आज भी वर्तमान में भी उन दिनों को याद करते हैं और उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने उन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम किया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहला थोड़ा बेसिक इंट्रो जानेंगे रूसी क्रांति का। रूसी क्रांति या रशियन रिवॉल्यूशन, जैसा आपको पता ही चल रहा है, रूस में हुआ होगा। रूस का भूभाग आपका देखा हुआ है और अभी तो वैसे भी रूस बहुत चर्चा में है, रशिया चर्चा में है, यूक्रेन के साथ डिशुम 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 कर रहा था, ठीक है, तो बहुत ही चर्चा में है, तो हम भूल नहीं सकते। और भारत को तो वैसे भूलना भी नहीं चाहिए, रूस को एक बहुत घनिष्ठ मित्र है भारत, ठीक है, बिल्कुल गजब का घनिष्ठ मित्र है, कभी साथ नहीं छोड़ा रूस ने हमारा, तो हम भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अब पर बात करते हैं रूसी क्रांति की। और रूसी क्रांति समाजवाद का अगर सबसे बड़ा आधार कोई देश बना वो रूस बना। रूस सबसे बड़ा आधार बना, मतलब यहां तक कि दुनिया को बांट दिया कि भाई हम समाजवादी है और वो पूंजीवादी है। इसके नाम पे शीत युद्ध तक की भी हालात हो गई। ये बहुत बड़ा है पर हम शॉर्ट में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रूसी क्रांति को समझने से पहले आप एक बात को समझिए कि रूस में 1 फरवरी 1918 से पहले, 1 फरवरी 1918 से पहले एक दूसरा कैलेंडर चला करता था, मतलब दूसरी ही गणित लगाते थे वो लोग। और वो जो कैलेंडर चला करता था वो कौन सा कैलेंडर चलता था, जूलियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर चलता था, जूलियन कैलेंडर। जूली जूली है ना, ये वो वाली जूली नहीं है, ये जूलियन कैलेंडर है, ठीक है। फिर 1 फरवरी 1918 के बाद कौन सा चला दिया सर, तो इसके बाद जो चलाया गया वो चलाया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर तो जो आज हमारे चलता है भाई, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है वही ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आज पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। इसमें भी टाइम पीरियड तो यही है, 12 महीने होंगे, दिन उतने ही होंगे, सब कुछ होगा। पर देखो जो जूलियन कैलेंडर है ना, जो जूलियन कैलेंडर है वो क्या है, 13 दिन आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर से पीछे चला करता था। 13 दिन आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर से पीछे चला करता था। या आप ये कह सकते हो कि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चला करता था, ठीक है। अब देखो ये 13 दिन क्या है, पीछे है। कौन पीछे है, जूलियन कैलेंडर पीछे 13 दिन। तो देखो 13 दिन जूलियन, यहां पर आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई देखो जूली उली के चक्कर में पड़ोगे तो पीछे ही रहोगे, आगे तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो जूलियन कैलेंडर कितना, 13 दिन पीछे था, ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे है, बात एक ही है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अक्टूबर क्रांति, ठीक है, अक्टूबर क्रांति हम लोग पढ़ेंगे। अब वो अक्टूबर क्रांति अगर हम जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो वो कब हुई है, वो 25 अक्टूबर को हुई है। पर वो सच में अगर हम हमारी तारीखों के हिसाब से देखें तो वो कब हुई है, 7 नवंबर को हुई है। कब हुई है, 7 नवंबर को हुई है। अब देखो मैंने बोला 13 दिन, तो 6 दिन तो ये 26, 27, 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर, 6 दिन तो ये हो गए और 7वां दिन ही आ गया, तो 6 और 7 13 दिन हो गए। तो मैंने क्या बोला, ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन क्या है, आगे है। जी से ग्रेट और जी से ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो ग्रेट होंगे वो आगे ही होंगे, वो पीछे तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, 13 दिन आगे है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे। ये बात आपको समझनी होगी। जब हम अक्टूबर क्रांति की बात हम लोग कर रहे हैं तो वो अक्टूबर क्रांति 25 अक्टूबर को हुई है, पर वो सही मायने में कब हुई है, 7 नवंबर को हुई है। जब हम फरवरी क्रांति की बात करते हैं तो वो कब हुई है, वो 12 मार्च को हुई है।
तो इस प्रकार से क्या है कि जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर आपको समझ में आना जरूरी है। रूसी क्रांति, फिर 1 फरवरी 1918 के बाद से क्या हुआ, इस जूलियन कैलेंडर को हटा दिया गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर ही लागू कर दिया गया। मतलब 1 फरवरी 1918 से हम पूरी दुनिया के बराबर आ गए, हम मतलब रूस वाले, ठीक है ना, पूरी दुनिया के बराबर आ गए भाई। अगर 1 फरवरी वहां की है तो हमारे भी 1 फरवरी मान रहे हैं। पर ये क्या था, अगर 1 फरवरी है तो अब 13 दिन पीछे चले जाओ, 13 दिन पीछे चले जाओ, क्या मानेंगे, 19 या 20 तारीख के आसपास का दिन ये मानते हैं, जनवरी, 19-20 जनवरी। तो ये क्या है, रूसी क्रांति का टाइम पीरियड आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। उनके कैलेंडर का जो मिसमैच था वो मिसमैच मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब देखिए, अब आप लोग, हम लास्ट लेक्चर में दाढ़ी वाले बाबा के बारे में पढ़कर क्या है, देखो भाई बार बार में नहीं बोलो कैसे दाढ़ी वाला बाबा, दाढ़ी वाला बाबा, ठीक है ना, गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं। कार्ल मार्क्स है वो, और सच में अच्छे इंसान है, ठीक है। तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए, दुनिया को जोड़ने के लिए मतलब जो समाजवाद के लिए काम करना चाहते हैं उन लोगों को जोड़ने के लिए क्या हुआ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया गया, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया गया। ये कब बनाया गया है, ये 1864 में बनाया गया, 1864 में। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो बाबा जी को ही जाता है। बाबा जी मतलब कार्ल मार्क्स को ही जाता है। देखो मैं बोल सकता हूं भाई, मैं बोल सकता हूं, मेरे भी वैसे पूजनीय है, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर जो कार्ल मार्क्स है उनको श्रेय जाता है 1864 में जो उन्होंने पहला प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ या फर्स्ट इंटरनेशनल जो सोसाइटी उन्होंने बनाई उसका है। ये क्यों बनाई गई कि भाई आप लोग क्या करें, सब जो समाजवाद के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाए। इसमें इन्होंने 1-2 बातें कही, वो 1-2 बातों पे मैं जोड़ दूंगा। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों की बात करी, मजदूरों के अधिकारों की बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है पूंजीवादों की, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मालिक का फायदा होता है। अगर मशीनों पे निवेश हो रहा है, अगर फैक्ट्री पे निवेश हो रहा है, किसी भी चीज पे अगर निवेश हो रहा है और उससे सिर्फ और सिर्फ फायदा मालिक को होता है, अगर मजदूरों का उद्धार नहीं हो सकता, तो मैं ऐसी व्यवस्था का विरोध करता हूं, और ऐसी व्यवस्था का विरोध आपको भी करना चाहिए। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में पहला जो भाषण उन्होंने दिया, उन्होंने यही बात की, मैं ऐसी बिल्कुल व्यवस्था के खिलाफ हूं जो मजदूरों का शोषण करती हो, मजदूरों का अत्याचार करती हो, और ये जो जंजीरें अपने पैरों में मजदूरों ने बांध रखी है पूंजीवादी के नाम पे, इनको तोड़ना होगा और मजदूरों की जीत होगी, ये सत्य है, ये सत्य है। तो किसी ने पूछा कार्ल मार्क्स जी आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, तो फिर यहां पर हमारे इंडियन मीडिया की तरह हमें अधिकार दो, हमें अधिकार दो, हमें अधिकार दो, ये कार्ल मार्क्स जी कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने एक बहुत बढ़िया बात कही, और सच में बेहतरीन बात कही, और उस बात को आप नोट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो कोई सच में कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा भी देखता है ना, देखो, क्योंकि इसमें ये जो पॉइंट इन्होंने बोला गजब बोला। इन्होंने बोला अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये बात इन्होंने बोली। अब बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, समझा दो इसको। अधिकार का मतलब क्या होता है, राइट्स, जैसे आज हमारे संविधान ने भी हमें राइट दे रखे, मौलिक अधिकार दे रखे। कर्तव्य का मतलब क्या है, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें मौलिक कर्तव्य भी हमारे बता रखे। और अब बहुत से लोग कहते हैं सर ये अभी तक हमने तो संविधान पढ़ा ही नहीं, तो हमें क्या पता कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। खींच करके थप्पड़ मारूंगा एक। तुम जब से पढ़ रहे हो ना, तब से तुम्हारी किताबों के फर्स्ट पेज पे सबसे पहले या तो कर्तव्य लिखे हुए हैं, या संविधान की उद्देशिका लिखी हुई है, या मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। कभी पढ़ने की कोशिश करी तुम लोगों ने, करी नहीं, ना टीचरों ने पढ़ाया ना हमने पढ़ा, बात खत्म। तो अब यहां पर कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। अगर सबसे पहले क्या दो, अधिकार दो। अधिकार, राइट्स देने के बाद ड्यूटीज बताओ, पहले अधिकार तो दो हमें, पहले अधिकार तो दो, अधिकार दोगे तभी कर्तव्य निभा पाएंगे। और कर्तव्य के बिना अधिकार भी नहीं होने चाहिए, कर्तव्य के बिना अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अधिकार ही अधिकार दो, कुछ कर्तव्य भी दो, कुछ ड्यूटीज भी दो। जैसा कि चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लीजिए मैं एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना मेरे क्या है, ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, ये मेरा कर्तव्य, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। पर उसके साथ मुझे कुछ अधिकार भी मिलना चाहिए। अधिकार क्या मिले कि भाई कोई बच्चा अगर बात नहीं मान रहा है तो उसके मैं 2-3 कान के नीचे दे सकूं, ठीक है, उसे मैं क्लास से बाहर निकाल सकूं, उसकी कॉपी में नोट डाल सकूं, ठीक है ना, और जितना मेरे मन में गुस्सा भरा हुआ वो सारा का सारा डिशुम 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 कर करके उतार सकूं, वो अधिकार भी तो मिलना चाहिए। अब मुझे तो कोई ये बोले कि सर आप पढ़ाइए जितना पढ़ा सकते हैं, पर देखिए बच्चे को मारना मत, चाहे बच्चा आपको कुछ भी बोल दे, मारना मत सर, मारना मत, नहीं नहीं नहीं, डर करके रहो सब बच्चों। सर यार ये क्या बात हुई,
तो फिर अधिकार भी तो मिलना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य करेंगे तो फिर तो अधिकार तो मिला ही नहीं, फिर तो कोई काम करने नहीं चाहूंगा। और सिर्फ मुझे कोई ये कहते हैं सर पढ़ाना वढ़ाना तो आपकी मर्जी है, देखो पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ, और आप तो आओ क्लास में कोई बच्चा कुछ भी बोले दे चाटे कर दो, तो वो बात भी गलत है। अधिकार भी होना चाहिए और कर्तव्य भी होना चाहिए। इसी प्रकार से इसी बात को हमें हमारे राष्ट्र में भी देखना है कि अगर हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं कि हाँ ये मेरा अधिकार है, पर हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी, और हमारा कर्तव्य इस भूमि के, इस मातृभूमि के सदैव सदैव हम ऋणी रहेंगे जो हमें यहाँ पर जन्म मिला, और ये हमारा सौभाग्य कि हमें भारत के भूमि पर जन्म मिला। और हमारे जो कर्तव्य है इस राष्ट्र के प्रति वो आप निभाइए। अब पूछा जाता है कि हम ऐसा क्या करें कि राष्ट्र बहुत बड़े स्थान पर पहुंच जाए। सिर्फ मैं इतनी सी बात कहता हूं, आप जो काम कर रहे हैं ना वो काम ईमानदारी से करिए, उसमें बेईमानी मत करिए, वही आपका सच्चा समर्पण राष्ट्र के प्रति होगा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं फालतू में कचरा मत फेंकिए, आप थूकिए मत, किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव मत करिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए, आप जॉब कर रहे हैं ईमानदारी से जॉब करिए, आप जो काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करिए, वो राष्ट्र को सच्चा और सच्चा समर्पण ही होगा। तो यहां पर कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि हमें अधिकार भी चाहिए, हमें अधिकार भी चाहिए और हमें कर्तव्य भी चाहिए। हम हमारे कर्तव्य निभाएंगे, मजदूरों को हमेशा नहीं कह रहे कि कर्तव्य मत निभाओ, पर उनके अधिकार भी तो, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो दोनों बातों में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दोनों चीजें लोगों को मिलनी चाहिए। अब आप क्या है कि इनसे कर्तव्य करते हुए ड्यूटी तो करवा लेते हो, पर इनको मजदूरों को आपने कोई अधिकार ही नहीं दिया ना, तो बेचारे अच्छे से छुट्टी 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, ये कोई जीवन कब जिएंगे वो? 16 घंटे तुम्हारे पास काम करे और 7 घंटे जाकर के सो जाए, जीवन कहां जी रहे हैं ये लोग? तो कार्ल मार्क्स के ऐसे विचार होते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन मतलब मैं आपको बताता हूं, यूपीएससी के जब आंसर्स लिखे जाते हैं ना, वहां पर ये लाइन देकर के पूछ लिया जाता है कि भाई अब इस पर आप व्याख्या करें। बहुत मतलब 150 वर्ड्स में इस आंसर लिखना होता है, ठीक है, पर आपको नहीं लिखना, ये कार्ल मार्क्स की बात है, आप इसे याद रखिएगा। और अगर आप अपना आंसर लिख रहे हैं अभी 9th क्लास में और आपको लगता है कि कहीं कार्ल मार्क्स की बात आई, तो आप कार्ल मार्क्स की इतनी बातों से शुरुआत करिए कि मैं कार्ल मार्क्स की, मुझे एक उनका बहुत मुख्य वाक्य याद आता है, वो कहते हैं कि अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कितना बेहतरीन आपका आंसर होगा ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम ये बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस रूप से मनाया गया और जो मजदूर दिवस है वो किस रूप से। अब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ बना लिया गया, फिर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ और भी अच्छी तरीके से उसकी कोशिश करी गई कि वो मनाया जाए। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, अब ये कब हुआ सर? ये हुआ 14 जुलाई 14 जुलाई 1889, 14 जुलाई 1889। अब एक बात मुझे थोड़ा सा ऐसा याद रहा, कुछ तो है इस डेट में, कुछ ना कुछ तो जादू है। क्या जादू है, क्या जादू है, क्या जादू है? इस डेट में अगर मैं 100 साल पीछे जाऊंगा, इस डेट में अगर मैं 100 साल पीछे जाऊंगा तो कुछ हुआ था, कुछ हुआ था ना? हुआ था तो कमेंट करके बताना क्या हुआ था, नहीं तो लास्ट में मैं तो बता करके जाऊंगा ही, ठीक है। 14 जुलाई 1889। अब 100 साल पीछे जाने का मतलब क्या है? 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था वो बताना। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की 14 जुलाई 1889 में स्थापना करी गई और इसमें क्या था कि 20 देशों से 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, मतलब 400 अलग अलग प्रकार के संगठन, लोग, ग्रुप ये जुड़े, उसमें ये लोग जुड़ते हैं। और देखिए अब 1889 में, और कार्ल मार्क्स 1883 में चले गए, मतलब भगवान को प्यारे हो गए, चले गए, ठीक है। उसके बाद अभी स्थापना क्यों करेगी? जो कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, उन विचारों को, समाजवाद के विचारों को फैलाने के लिए ही इसकी स्थापना करी गई। तो 14 जुलाई को स्थापना करी गई और इसमें यही बात कही गई कि 1 मई का जो हम दिन है ना, 1 मई का जो दिन है वो हम मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। किस रूप में मनाएंगे? मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। अब भी इन्होंने बोला है 14 जुलाई की बात हो रही है, ठीक है, 1889 के ईयर में हो रही है। तो मई तो गया इस साल का, तो अब अगले साल में आएगा मई, मतलब कब आएगा? 1890 में आएगा, 1890 में आएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो 1 मई का दिन आएगा ना, हम क्या मनाएंगे? मजदूर एकता दिवस मनाएंगे, मजदूर एकता दिवस। और इसमें क्या करा जाएगा कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जितने भी मजदूर हैं, वो सारे क्या हो, इकट्ठे हों, हड़ताल करें। और हड़ताल किस चीज के लिए करनी है? कि हमारे काम के घंटे कम करे, हमें मताधिकार दिलाए, हमें बराबरी का, सम्मान का अधिकार दो, इसके लिए हड़ताल। अब जब 1 मई 1890 आती है, 1 मई 1890 वाले दिन यूरोप में, अमेरिका में, काफी जगह, लाखों की संख्या में, बड़ी संख्या में
क्या होते हैं, मजदूर इकट्ठा होते हैं और जो शासन पे बैठे लोग होते हैं उनका विरोध करते हैं, उद्योगों का विरोध करते हैं, पूंजीवादियों का विरोध करते हैं, पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। और जिस दिन से ही इस 1 मई 1890 से क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की, क्योंकि जितनी मजदूरों की संख्या उस दिन इकट्ठी हुई शायद वापस विश्व में देखने को नहीं मिली। ये इतना बड़ा परिवर्तन आप देखिए, इतना बड़ा परिवर्तन देखिए कि लोगों में बिल्कुल बदलाव ला देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यहां पे मनाया गया। अब एक पॉइंट हमारा और रह जाता है, वो है महिला दिवस का। महिला दिवस का पॉइंट यह है कि 7 मार्च 1917 की बात है। 7 मार्च 1917 को जो कारखानों में या पूरी जगह जहां जहां पे भी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने डिमांड करी कि हमें रोटी दो, क्योंकि महंगाई बहुत बुरी हो चुकी थी, स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। ठीक है, और ये आप युद्ध समय देखिएगा, 1917 का जो दौर है वो प्रथम विश्व युद्ध का भी चल रहा है, 1914 से 1918 वाला। बहुत बुरी स्थितियां हो चुकी थी। फिर 8 मार्च को महिलाओं ने, जो महिलाएं कारखानों में काम कर रही है, उन महिलाओं ने क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने उनका समर्थन करा, रोटी दो के नारे लगाओ, फैक्ट्री बंद, आंदोलन किए। बहुत बुरी स्थिति पूरे उसमें हो जाती है। तो उस समय जब महिलाओं का जो आंदोलन हमें देखने को मिलता है, जो महिला शक्ति की ताकत हमें देखने को मिलती है, उस ताकत को देखते हुए 1975 में आकर करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने, किसने घोषणा करी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा करी कि हम 8 मार्च को, हर साल 8 मार्च को क्या मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। हर 8 मार्च को क्या मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। और किसने घोषणा करी है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने करी है। ओके, और ये तो हम उसी समय से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। तो जो दो, अब आज अगर आज आपसे कोई पूछ भी लेना कि मजदूर दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपको पता होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए महिला दिवस क्यों मनाते हैं, तो वो भी आपको पता होगा। यही फायदा होता है हमारा सामाजिक विज्ञान पढ़ने का। हम जानते हैं समाज के बारे में कि भाई आज का दिन विशेष क्यों है, आज क्यों ऐसा ये काम हो रहा है। तो अगर हम उस दिन की विशेषता जानेंगे तो हम किसी को बता सकते हैं कि हाँ भाई इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब आप देख लीजिएगा, इतने लोग स्टेटस लगाते हैं हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, उनमें से किसी को यह भी नहीं पता क्यों मनाया जा रहा है। ठीक है ना, क्यों मनाया जा रहा है किसी को भी नहीं पता, बस पर वो मना रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक जो बेसिक हमारा बैकग्राउंड था आज के लेक्चर का वो हम समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं अक्टूबर क्रांति। अब क्या बोला गया, अक्टूबर क्रांति। तो ये अक्टूबर में कब हुई थी, 25 अक्टूबर को हुई थी। पर ये सच में कब हुई है, 13 दिन आगे आ जाओ तो 6 दिन इधर के और 7वां दिन उधर का। तो कब हुई है, 7 नवंबर। कब हुई है, 7 नवंबर को। अक्टूबर क्रांति 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा कि 1917 के जो अक्टूबर होता है, मतलब 7 नवंबर को क्या होता है, रूस की सत्ता पर किसने कब्जा कर लिया, समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। सोशलिस्ट अपना कब्जा जमा चुके हैं। जो इतनी समय से मेहनत चल रही थी वो मेहनत अब पूरी हो चुकी है, समाजवादियों ने कब्जा जमा लिया। फरवरी 1917, अब फरवरी 1917 का मतलब है 12 मार्च को जो क्रांति हुई थी, 12 मार्च को जो हुई उसमें राजशाही के पतन, मतलब राजशाही जो वहां का राजा था, राजा कौन था, जार निकोलस टू, जार को वहां राजा ही कहा जाता था। तो जार निकोलस टू को क्या है, हटा दिया गया, उसका पतन हो गया, मतलब वो हट गया। और फिर ये जो जार निकोलस को हटना, राजशाही का पतन होना, मतलब मोनार्की जो है, राजतंत्र है, वो खत्म होना। और ये जो अक्टूबर तक जो क्रांतियां चली, इन्हीं को क्या कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई जब से ब्रिटिशर्स को भगाना शुरू करा हमने, ठीक है ना, तब से जितने भी जो प्रयास हमारे हुए हैं वो सारे क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है। उसी प्रकार से फरवरी से जहां से राजशाही का पतन और अक्टूबर तक फाइनली, मतलब 7 नवंबर तक जो क्रांतियां चलती हैं वो अक्टूबर क्रांति का नाम है। ये एक मैंने तस्वीर दिखाई है रूस क्रांति की, ठीक है, ये है। और मतलब यहां पर आप ये बात भी देखिएगा कि जब महिलाओं के ऊपर, जब मैंने अभी आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जब वो विरोध कर रही होती है और वहां पर उनको आदेश मिलता है सेना को कि भाई आप क्या करें, इनके ऊपर गोलियां चलाएं, फायरिंग करें, तो मतलब वो लोग है ना, वो भी उनके सपोर्ट में जाकर के खड़े हो जाते हैं, राजा जी मैं तो नहीं चलाऊंगा, साफ मना कर दिया, साफ मना कर दिया। मतलब वो भी उनके पक्ष में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस दुविधा को समझते हैं कि यार सच में जो है मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। अब आते हैं रूसी साम्राज्य को जानते हैं। कब जान रहे हैं, 1914 की बात कर रहे हैं। 1914 में रूसी साम्राज्य क्या था, रूसी एम्पायर कैसा था, रशियन एम्पायर क्या था। देखिए एम्पायर का मतलब होता है, साम्राज्य का मतलब होता है साम्राज्य, आपका वहां तक राज्य चल रहा है।
आपका वहां तक क्या है, राज है, आपका वहां तक एम्पायर है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मेरा राज मेरे घर तक है, मैं मेरे घर की जहां तक टेरिटरी होगी, जहां तक क्षेत्र होगा, वहां पे मेरा राज होगा। अब मान लो कल को मैं पड़ोस वाला घर भी खरीद लूं तो मेरा राज वहां तक का हो जाएगा। फिर मान लो मैंने सामने वाला घर भी खरीद लिया तो मेरा राज वहां तक का हो जाएगा। ये मेरा साम्राज्य है। फिर धीरे 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 मैं बहुत बड़े पे पहुंचा। तो ये क्या है, साम्राज्य। एक पहले छोटा सा, जैसे आप नहीं देखते हमारे इंडिया में पहले एक राज्य को जीता, फिर उस राजा ने दूसरे राजा पर अटैक करा, वहां का ले लिया तो उसका साम्राज्य वहां उसके अंडर में आ गया, फिर तीसरे को आया, फिर तो ये क्या है, साम्राज्य, अपना राज फैला ना, वो साम्राज्य। तो रूसी साम्राज्य 1914 में कहां तक फैला होता वो देखो। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। किसका था, जार निकोलस सेकंड। ठीक है, अब ये कौन है, जार निकोलस सेकंड है। और अपन ने एक उसके बारे में पढ़ा था, लुई 16 के बारे में पढ़ा है ना, याद आ रहा है कैसे कपड़े पहने थे उसने। तो उसके में और इसके में तो फिर भी थोड़ा अंतर है, पर ये ऐसा नहीं लग रहा कि राजा है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई मिलिट्री कमांडर हो। ठीक है, पर जो भी हो, ये जार निकोलस टू क्या है, उस समय वहां का राजा था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र, भू क्षेत्र, भू का मतलब क्या होता है, भूमि मतलब जमीन, लैंड, और उस जमीन का जो क्षेत्र है उसके अलावा भाई मॉस्को के आसपास, भाई मॉस्को एक जगह है, मैं अभी दिखाऊंगा मानचित्र में आपको। उस मॉस्को के आसपास जितना भी जमीन का क्षेत्र था, जैसे कि फिनलैंड, आज का फिनलैंड देश है, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन। यूक्रेन अभी तो यूक्रेन चर्चा में है, यूक्रेन वाले भैया चर्चा में हैं। ठीक है, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये किसके अंग थे, रूसी साम्राज्य के, जो रूस का शासन चल रहा है उसके अंग थे। अब आ जाओ मानचित्र पे, देखो ये आपको रशिया दिख रहा है, ये रशिया, यहां पर सी मॉस्को है। ओके, मॉस्को है। अब यहाँ पे आप कंट्री देखते जाओ, यहाँ पास में है, ये एस्टोनिया है, ये एस्टोनिया है, ये लताविया है, ये लिथुआनिया, ये बेलोरसियन, ये मोल्दीवियन, ये यूक्रेनियन, ये रहा यूक्रेन भैया, आज के चर्चा में है भैया, बहुत चर्चा में है यूक्रेन भैया, यूक्रेन भैया, ये यूक्रेन। ठीक है, और ये हमारा रशिया पूरा चल ही रहा है। ये जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो सारा जो पार्ट है ये किसका है, रूसी साम्राज्य के। बताना चाहता है कि भाई ये इतना भाग किसका है, रूसी साम्राज्य का है। 1914 की बात कर रहा है। उन देशों के जो नाम बताए हैं आप, इन देशों को भी आप दर्शा देंगे तो भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक खाली मैप ले सकते हैं वर्ल्ड का और उसमें देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज कहां पर हैं, और इनकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। एक बार आपको मैं क्लियर विजुअलाइजेशन कराना चाहता हूं कि देखो ऐसा ही है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। देखो अब रूस में धर्म कौन सा है, ये बात देखिए, रूस में धर्म कौन सा है, ग्रीक। ग्रीक क्या है, जो ग्रीस जो कंट्री है जिसे हिंदी में यूनान कहा जाता है। आप कक्षा 10वीं में जब आएंगे तो यूनान की क्रांति भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, यूनान जो आएगा ग्रीक है। ऑर्थोडॉक्स चर्च, ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो होता है वो होता है रूढ़िवादी, 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 कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स होता है वो है। तो जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उससे उपजी, वहीं से क्या है, एक भाई यूनान से निकली जो शाखा है वहां से जो है उसी में एक उपजी शाखा, मतलब एक और ब्रांच है रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो रूस के लोग अपना रहे हैं। तो मतलब आपसे सिंपल ये पूछ लिया जाए कौन सा धर्म अपनाया जा रहा है, तो ईसाई धर्म अपनाया जा रहा है, फालतू के चिंता नहीं। ठीक है, ईसाई धर्म अपनाया जा रहा है, तो ये ईसाई का जो चिन्ह है वो चिन्ह है। ठीक है ना, ईसाई धर्म का। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी थे। देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये तो क्या है, ईसाई धर्म के मुख्यतः दो भाग है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये तो हम लोग आगे भी चैप्टर्स में देखेंगे, 10th क्लास में। ये देखिए ईसाई धर्म क्या है, मुख्यतः आपको दो भागों में देखने को मिलता है, एक कैथोलिक पार्ट है और एक प्रोटेस्टेंट वाला पार्ट है। प्रोटेस्टेंट वाला पार्ट ये क्या है, ये आप ऐसे ही देखिए कि जैसे आज अपने हिंदू धर्म में क्या है कि भाई कुछ जातियां उच्च जाति है, कुछ निम्न जाति है, ऐसे है। तो ये भी वो दो वर्ग है, कैथोलिक वर्ग और प्रोटेस्टेंट वर्ग। आप कहीं कहीं जैसे आप ब्रिटेन जाएंगे तो ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है पर कैथोलिकों को दबाया जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे कैथोलिक ज्यादा पावरफुल है, प्रोटेस्टेंटों को दबाया जाता है। तो ये अलग अलग है, तो पर है ईसाई धर्म का भाग। मुस्लिम और बौद्ध, देखो अब ये है रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये जो सब कुछ अपने रूस के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे, पर उसमें कैथोलिक भी है, प्रोटेस्टेंट भी है, मुस्लिम भी है और बौद्ध धर्म वाले लोग भी रह रहे हैं। अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में अब जानते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी और रूस किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था वहां पर पनपी उसने समाज को किस प्रकार से प्रभावित करा है वो देखते हैं। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। देखिए हमारी तो सिर्फ और सिर्फ 75% आबादी थी
वहां की तो 85% आबादी 85% जो है वो किस पे डिपेंडेंट थे, वो सिर्फ और सिर्फ खेती पर ही निर्भर थे कि भाई हम खेती करेंगे, खेती से जो भी इनकम हो गया, जो भी हमारे पास आएगा वही हमारा पालन पोषण करने के लिए होगा। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा सोर्स या स्रोत कुछ भी नहीं था कि जहां से वो अपना आजीविका चला सके। आजीविका का मतलब यह है कि आप जीवन यापन के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? जैसे कि आज मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पढ़ाना क्या है? मेरी आजीविका। मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं घर जाऊंगा, मैं कुछ खाने के लिए सामान खरीदूंगा, रहने के लिए घर, कपड़ा, मकान जो भी खरीदूंगा, वो मेरी आजीविका, मतलब मेरी जो लाइवलीहुड है, मेरा लाइफ है, वो चलती रहेगी। तो वो किस पर आधार है? यहाँ पे रूस में कृषि पर आधार है। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। अब शब्द आया निर्यातक। निर्यातक का इंग्लिश में जो मतलब होता है वो होता है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्टर का मतलब क्या है? देखिए, दो शब्द हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात का मतलब क्या है? आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, मतलब मंगवा रहे हैं हम किसी देश से कोई सामान मंगवा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? आयात कहलाता है, ठीक है, आयात। और निर्यात का कौन है? जो हम भेज रहे हैं, हम अगर बाहर भेज रहे हैं तो वह निर्यात है। और भेजने वाला निर्यातक हो जाता है, एक्सपोर्टर हो जाता है, मंगवाने वाला इंपोर्टर हो जाता है, ठीक है। अब रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक है, मतलब निर्यात कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ये बाहर भेज रहे हैं। तो सबसे बड़ा, अगर कोई अनाज जो सबसे ज्यादा भेज रहा था तो वो कौन भेज रहा था? रूस। मैंने यहाँ पे एक तस्वीर अनाज की दिखाई है। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था, ठीक है। अब क्या है, कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए और उस समय रेल नेटवर्क भी क्या है, रूस में बहुत तेजी से फैल रहा था और उसके साथ साथ विदेशी निवेश भी बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए, विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है? विदेशी निवेश का मतलब यह है कि कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आए, फैक्ट्री लगाए, पैसा खर्च करे, वो विदेशी निवेश है। विदेशी निवेश दो तीन प्रकार से होता है वैसे तो विद्यार्थियों। एक तो होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एक तो होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या होता है कि कोई बाहर की कंपनी है, जैसे मान लीजिए सैमसंग कोरिया की कंपनी है और वो इंडिया में आकर के अपना सेटअप करती है, अपनी फैक्ट्री लगाती है और यहाँ उत्पादन करती है, वो प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है। पर दूसरा देखिए, दूसरा जो है वो एक अलग प्रकार से है। दूसरा ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बाहर की कंपनी है, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे, जैसे रिलायंस में पैसा लगा दे, बोला हम रिलायंस के स्टॉक खरीद लिए, रिलायंस के जो शेयर्स है वो खरीद लिए और जैसे ही रिलायंस को फायदा हुआ, प्रॉफिट वहां भी पहुंच जाएगा, रिलायंस को नुकसान हो वो यहाँ पे। अब उन्होंने यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाई नहीं लगाई और कुछ करा, बस हिस्सेदारी कर ली अपनी रिलायंस के साथ, और वो भी पैसों के मामले में पैसे भेज दूंगा, तुम चलाओ और फिर जितने दिन फायदा हो जाए मुझे दे दो, शेयर खरीदने का काम इस प्रकार से। तो विदेशी निवेश अलग अलग प्रकारों से होता है। हम मान करके चलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ही हुआ है, क्योंकि आपके लेवल पे ज्यादा बड़ा आता नहीं है। तो बाहर की कंपनियां आई, उन्होंने खूब पैसा रूस में लगाया, खूब उद्योग कारखाने खोले। इन कारकों के चलते कौन से कारक, कारक का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक रहे? तो उन कारकों के चलते देखिए, रेल नेटवर्क का बिछना, ठीक है, जो कारखाने चालू है उनके कारण, कारखाने सबसे पहला तो बहुत से कारखाने चालू है, रेल नेटवर्क बढ़िया हो गया। अब रेल नेटवर्क बढ़िया होने का मतलब क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह सामान को बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं, लंबे डिस्टेंस पे आप ले जा सकते हैं, पैसेंजर गाड़ियां चलेगी तो लोग भी आ जा सकते हैं, तो सुविधा है। और तीसरा क्या हुआ कि जहां पूंजी की कमी आ रही थी, पैसों की कमी आ रही थी, तो वहां पे विदेशी निवेश भी आने लग गया है। तो इन कारकों के चलते हुए क्या हुआ, रूस में कोयला उत्पादन दुगना हो गया, डबल हो गया। मतलब पहले अगर 100 केजी कोयला आ रहा था तो अब 200 केजी, दुगना हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो स्टील का उत्पादन है, स्टील का उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है। मतलब अगर 100 किलो स्टील है तो 400 केजी। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ऐसे 100 किलो में ही नहीं चलती हर चीज कि भाई 100 रुपए की कुर्सी बनती है, 100 रुपए का ही मोबाइल बनता है, 10 ही मोबाइल के पीस बनेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए, और छोटा उदाहरण इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपका दिमाग अभी छोटा है और जो छोटे दिमाग में घुसाने के लिए छोटी चीजें ही अच्छी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टील दिखाई है, तो ये स्टील के छेद भी है ना, बड़े हैं, ठीक है ना, स्टील के छेद भी बड़े, इतना बड़ा आपका दिमाग भी नहीं होगा। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी, ठीक है। तो 1900 तक कारीगर, जो कारखाने मजदूर मतलब जो कारखानों में काम कर रहे हैं, और कारीगर जो इनके अलावा जो भी काम कर रहा है वो कारीगर में आ जाता है, तो दोनों की संख्या लगभग बराबर थी। ज्यादातर कारखाने उद्योगपति के निजी संपत्ति थी। देखिए, अब यहाँ पे कारखाने क्या है, उद्योगपति हो, उद्योगपति मतलब जो उद्योग का मालिक होगा। पति मतलब हर जगह वही पति नहीं होता जो अपनी वाइफ का होता है, पर कुछ जगह पति का मतलब मालिक है। करोड़पति मतलब करोड़ों का पति नहीं, मतलब करोड़ रुपए है उसका मालिक है, ठीक है। लखपति मतलब लाखों का पति नहीं है, वो लाख जो रुपया है उनका पति है। उद्योगपति, उद्योग का मतलब क्या है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग।
उसका पति मतलब उसका मालिक, उद्योग का क्या हो गया मालिक, उद्योग का जो मालिक है ये कौन है? ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, तो जो ये कारखानों के जो मालिक थे उनकी निजी संपत्ति थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। अब पर मेरे बात तो आप तो वो सोचोगे सर यहाँ तो दिमाग घूम गया हमारा, हम तो पिछले 2 लेक्चर से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं समाजवाद वाले निजी संपत्ति के विरोध में है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में, ये क्या लफड़ा? तो लफड़ा देखते जाओ, आगे क्लियर हो जाएंगे। तो ज्यादातर कारखाने किसकी संपत्ति में थे? प्राइवेट संपत्ति किसकी थी? उद्योगों के मालिकों की। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे, कम से कम एक मिनिमम जो वेतन है ना वो मजदूरों को मिलता रहे। भाई एक फिक्स कर दिया जाए, इतना तो वेतन दिया ही दिया जाएगा, मिनिमम वेतन उनको मिले, और काम की पाली के घंटे निश्चिंत हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। अब देखो क्या हुआ कि अब ये बात तो हमें पता है कि भाई ये तो कह रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है, पर किसी ना किसी को तो धंधा करवाना पड़ेगा। इसीलिए मैं शुरुआत में कह रहा था समाजवाद कुछ समय तक अच्छी लगेगी, फिर धीरे धीरे आपको उसमें कुछ कमियां नजर आने लग जाएगी। तो अब ये है कि भाई हमें फैक्ट्री तो खोलनी पड़ेगी, उद्योग लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उद्योग लगाएंगे उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं तो लोग वैसे भूखे मर जाएंगे। तो अब क्या हुआ, सरकार ने क्या करा, सरकार ने ये बोला कि अगर जैसे मान लीजिए ये आपने एक फैक्ट्री लगाई, इस फैक्ट्री में 2-3 बातों का ध्यान रखने के लिए हम एक इंसान अपॉइंट करेंगे। ठीक है, एक इंसान अपॉइंट करेंगे जो कौन होगा? इंस्पेक्टर होगा, जो इंस्पेक्शन करेगा, निरीक्षण करेगा, देखने आएगा कि जो हमने बातें बोल रखी वो आप मान रहे हो या नहीं मान रहे। कौन से 2-3 काम है? पहला तो मजदूरों को एक जो फिक्स वेतन, मिनिमम जो इतना वेतन है वो मिलना चाहिए, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और दूसरा काम की पाली के घंटे, मतलब एक पाली मतलब ये पारी है, शिफ्ट है, क्यों? एक शिफ्ट 2 शिफ्ट, ठीक है, तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वो फिक्स होने चाहिए। भाई 8 घंटे बोल रखे तो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए। इसके चेक करने के लिए सरकारी विभाग जो है बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखता था, लेकिन इन फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब होते थे। ठीक है, ये इंस्पेक्टर दिखाया मैंने बिल्कुल छोटा सा, आप जितना सा इंस्पेक्टर दिखाया है कि वो देख रहा है कि भाई सही से काम होता है या नहीं होता। पर क्या है कि अब आपको पता है इंस्पेक्टर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, देखो इंसान पैसों के आगे झुक ही जाता है पैसों के आगे आकर के इंसान झुक ही जाता है, वो सोचता है यार क्या सरकार क्या दे देगी, ध्यान रख रही है, देखी जाएगी। वो उद्योगपति बुलाता है यहाँ पर, कितने चाहिए तुझे, तू बता, 10,000 20,000 50,000 जो भी वहां पर रूस में जो भी अपनी करेंसी में, उस हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, पर उसको दे करके फ्री, और ये भी कितने की कंपनियों के जो नियम है उनको उल्लंघन करने से बचाएगा। तो ये जो इंस्पेक्टर भी होते थे ना, ये भी क्या है, सही से काम नहीं कर पाते थे, और नियमों का उल्लंघन करने का मतलब है न मानना। ठीक है, न मानना, जो भी नियम है कानून कायदे उनको न मानना, तो उन चीजों का वो क्या है, ये नाकामयाब हो जाता था, भाई ये नहीं बचा पाता था। वो अगर उद्योगपति नहीं मान रहे हैं तो वो नहीं मान रहे हैं। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। तो जो कारीगर काम कर रहे हैं वो, भाई कारीगर वर्कशॉप में जो काम करने वाले वो 15 घंटे तक काम कर लेते, पर कारखाने में जो मजदूर है वो 10 से 12 घंटे तक ही काम करता था, आगे नहीं जाता था। मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर डोरमेट्री तक की तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। देखिए कमरे, भाई अलग अलग कमरा अगर मजदूर लेकर के रहना चाहता तो रहे, और डोरमेट्री मतलब एक तरीके से आप ये मान लीजिए जैसे ये मैंने दिखाया, ये एक हॉल सा ही दे देते हैं, पूरा हॉल सा आ जाता है, और फिर उसमें क्या है, अपने गद्दे बिछाओ और सो। पर यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते हो। ठीक है, जो इंसान काम कर रहा है वह काम करने वाला ही रहेगा, आप अपनी फैमिली को लाना बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो मतलब व्यवस्था करी जा रही। समाजवाद में क्या है कि मजदूरों का ध्यान रखा जा रहा है। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे, कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। अब देखिए सामाजिक स्तर पर क्या था, मजदूर बटे हुए थे, कुछ मजदूर तो क्या है मूल गांवों से अभी भी संबंध बनाए हुए थे। देखिए मजदूर भी क्या होता है, जो उद्योग है ना, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां, ये मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में ही लगती है, शहरी क्षेत्रों में लगती है। अब वहां पे क्या होता है कि गांवों से लोग काम करने वाले बहुत से लोग जाते हैं, और जो शहरों में रह रहे हैं वो भी काम करते हैं। तो गांवों से जो लोग गए हैं वो भी काम कर रहे हैं, और जो शहरों से बहुत कम लोग मिलते हैं तो वो भी काम कर रहे हैं। तो अब ये इन्होंने बोला ना, मूल गांव के साथ अभी भी संबंध था। जैसे आप मान लीजिए कि भाई कोई जगह है, XYZ जगह है, ये शहर है, अब यहाँ पर जो भी लोग आए हैं वो गाँव से आए, तो वो गाँव को नहीं भूलते, वो गाँव को नहीं भूलते। मैं पर्सनली हमारा बताता हूँ कि भाई हम यहाँ आए, शहर में आए, पर अभी भी कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जब भी गांव जाना का मौका मिलता है तो गांव जाते हैं। और ये तो हम छुट्टियों में तो हम लोग हमेशा से करते ही हैं कि मामा नानी के घर जाना, और विशेष करके अगर वो गांव में है तो वहाँ जाना, ठीक है, वहाँ की शुद्ध हवा का मजा लेना, ये चीज़ें करते हैं। पर यहाँ पे जो मजदूरों की बात करी गई है कि वो अभी भी मूल गाँव से जुड़े हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। अब कुछ ऐसे थे जो शहरों में ही बस गए थे, वो गाँव को भूल गए, बोले कौन जाएगा गाँव। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। ठीक है, योग्यता मतलब उनकी कितना टैलेंट है, उनकी कितनी क्वालिफिकेशन।
उनका टैलेंट कितना है, ये बात। दक्षता का मतलब होता है कैपेसिटी, वो कितना काम कर पाते थे। इसमें भी क्या था, बटे हुए थे इन दोनों में। भाई मूल गांव से जुड़े हुए हैं और जो शहरों में रह रहे हैं या शहरों में आकर के बस के, इन दोनों में अंतर था, योग्यता और दक्षता में काफी फर्क था। मतलब ये बताना चाहता है डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस था। बट इन विभेदों के बाद, विभेदों मतलब जो विभेद है, जो भेद आपने कर रखा, जो डिफरेंस थे, उन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। ठीक है, तो अब क्या है कि हाँ भाई हम अलग अलग होंगे, ये गांव का होगा, मैं शहर का होगा, वो गांव से अभी भी प्रेम करता होगा, मैं नहीं करता हूं, चाहे कोई भी हमें डिफरेंस हो, पर जब जब मजदूरों के अधिकारों को छीना जाएगा, जब जब मजदूरों के साथ गलत किया जाएगा, हम सारे मजदूर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। देखिए तभी तो आजकल आप ये देखते हैं यूनियनों का सिस्टम चल गया, ट्रेड यूनियन जो बनती है, ठीक है, वो अपना संगठन बना लेते हैं। और हम क्लास 10th में पढ़ेंगे हेनरी फोर्ड के बारे में। हेनरी फोर्ड ने ये काम कर दिया कि कोई भी संगठन नहीं बना पाएगा। संगठन, क्योंकि संगठन बनते ही क्या होता है, जैसे ही संगठन बनेगा, अब एक मजदूर उस मालिक की बुरा रहे, यार हमारा मालिक तो वो ऐसा है, ये करता है, वो करता है, फिर दूसरा भी, फिर धीरे धीरे क्या है, यूनाइट होना शुरू हो जाते हैं और यूनाइट होकर के हड़ताल कर देते हैं। तो बहुत सी जगह फैक्ट्रियों में, इनमें तो मजदूरों को इस चीज़ की अलाउ नहीं होती कि भाई आप मिलजुल करके कुछ ऐसा, सब अलग अलग हैं आप, ठीक है, डरते हैं, मतलब जो बड़े प्रशासन पे लोग होते हैं वो हड़तालों से डरते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि कोई भी विभेद हो, कोई भी डिफरेंस हो, उसके बावजूद भी अगर मजदूर को नौकरी से निकाल दिया गया है या मालिक से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर सारे एकजुट हो जाते थे, चाहे मूल गांव के हो चाहे कैसे भी हो, वो सब एक होकर के क्या हड़ताल करते थे। ये तो मैंने आपको भारत की दिखाई है, इसमें उदयपुर की दिखाई है, राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन उदयपुर जिला कमेटी वाले हड़ताल कर रहे हैं, वो हड़ताल मैंने आपको एक दिखाई है कि इस प्रकार से लोग हड़ताल करते थे। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे। देहात का मतलब क्या होता है, गाँव। देहात का मतलब क्या है, गाँव। गांव की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो देहात, गांव में जो जमीन है ना, वहां पे खेती कौन कर रहा है, खेती कर रहा है किसान। कौन खेती कर रहा है, किसान खेती कर रहा है। किसान खेती तो कर रहा है, पर जो बहुत बड़ी बड़ी जो संपत्तियां थी, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, बहुत ज्यादा जायदाद, ये किसके अंडर में थी, सामंतों। सामंतों क्या होते हैं, जैसे हमारे भारत में जमींदार नहीं होते थे, वैसे सामंत है, ठीक है। राजशाही, जो राजा महाराजा है, उनके अंडर में। ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले, तो जो चर्च है उनके अंडर में। हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में तो ये बात पढ़ करके आए ही हैं कि भाई सबसे ऊपर पादरी वर्ग होगा। तो अब ये पादरी वर्ग कौन है, जो चर्च से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, अब ये कुलीन वर्ग में कौन आता है, ये सामंत, राजशाही, यही लोग आते हैं। फिर तीसरा वर्ग किसका है, आम आदमी के लोगों का। तीसरा वर्ग किसका है, आम आदमी के लोगों का है। तो यहाँ पर खेती तो किसान कर रहा है, पर उसके बावजूद भी ज्यादा ताकतवर कौन है, ये लोग हैं। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे, ठीक है। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, बहुत धार्मिक स्वभाव के। और जो इंसान धार्मिक स्वभाव का होता है वो थोड़ा सा शांतिपूर्ण होता है, वो किसी प्रकार के दंगे अंगे फसाद नहीं चाहता, वो चाहता है कि आराम से शांति से काम होता रहे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों, नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। तो एक दो अगर आप किसानों को छोड़ दोगे, अपवादों का, अपवाद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे 100 लोग हैं, अब 100 में से 95 तो एक ही जैसी बात बोली है। अब 2-3 तो ऐसे होते ही हैं जो अलग ही वो हट करके बोलते हैं, ठीक है, अलग हट कर। हर बार अलग जाने का मतलब भी ये नहीं है कि हाँ भाई मैं महान ही हूं बनूंगा हर बार अलग भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ जगह जहां सही है वो सही, तो एक दो को छोड़ दो, एक दो को छोड़ दो, पर ज्यादातर जो किसान थे ना, वो क्या है, इन सामंतों का, नवाबों का, इनके बिल्कुल भी इज्जत मान सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। तो अब नवाबों सामंतों को जो इज्जत, जो मान सम्मान मिला हुआ था ना, वो इसलिए नहीं मिला हुआ था कि भाई उन्होंने बहुत ही हैसियत कमाई है, इज्जत कमाई, बिल्कुल भी नहीं। क्यों मिलता था, क्योंकि जार के प्रति, जार कौन है यहाँ पे, राजा, आप उल्टा कर लीजिएगा, जार राजा, ठीक है, राजा। तो राजा के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी सेवा, मतलब एक तरीके से आज की भाषा में कहूं तो गुलामी करना, ठीक है, गुलामी करना, ठीक है ना, उनकी हर बात मान लेना। तो जैसे राजा कह रहा, हाँ हाँ राजा जी बिल्कुल कर देंगे, जार साहब बिल्कुल कर देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो अब जार खुश हो गया, हो देखो मेरी इतनी इज्जत करते हैं, तुम मेरी करते हो, मैं तुम्हारी कराऊंगा, जा तू आज से इस बड़े पद पे, ये जमीन तेरे नाम की, ये जमीन तेरे नाम की, ये जमीन तेरे नाम की, ठीक है। मतलब गुलामी करने वाली जो स्थिति थी ना राजा की, हम जैसे नहीं कहते हैं कि बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजों के क्या है तलवे चाटे हैं या उनकी गुलामी करी है, तो ये जो है ना, ये ऐसी स्थिति। तो अब जो अंग्रेजों की अगर आप गुलामी कर रहे हो तो वो खुश हो जाते थे, फिर आपको कोई बड़ा पद दे देते थे और फिर आप भारतीयों पर शोषण करते थे, वो वाली सी बात है।
इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए, बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। ठीक है, तो अब जो रूस के किसान है वो ये चाहते थे कि नवाबों की जो जमीन है वो किस में बांट दी जाए, छीन करके। सामंतों नवाबों की जो जमीन है वो किस में बांट दी जाए, किसानों में बांट दी जाए। और बहुधा वह लगान, और वो लगान वो टैक्स भी नहीं चुकाते थे, टैक्स ही नहीं देते, जाओ बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी, तो काफी जगह जमींदारों को मारा गया। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। ठीक है, हमने यूरोप के किसानों को भी पढ़ा और रूस के किसानों का भी पढ़ रहे हैं। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांट देता था। देखिए कम्यून है क्या, यहाँ पे इस थोड़ी सी बात को आप समझिए। कम्यून जैसे आप ये देख सकते हैं एक नगर की परिषद है, या आप ये कह सकते हैं एक संस्था है। अगर सीधे से बात करूं तो एक संस्था है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप आज देखते हैं नगर निगम बने हुए हैं, नगर परिषद बने हुए हैं, हम बात करते हैं सरपंच की, पार्षदों की, ऐसा। तो ये एक संस्था है, आप सरकार की मान लीजिए, ये सरकार की संस्था है। तो समय समय पे क्या होता था, किसान अपनी सारी जमीन कम्यून को सौंप देते थे, मतलब ये नगर परिषद के अंडर में ले देते थे। फिर ये नगर परिषद क्या करता था, देखता था भाई इस घर में 2 लोग ही रहते हैं तो इनको इतनी सी जमीन की जरूरत है, इनको इतने। यहाँ पे 10 लोग रहते हैं तो इनको इतने जमीन की जरूरत है, इतना दे दो। यहाँ पे 5 लोग रहते हैं तो इनको इसके दोनों के बीच का दे दो। ठीक है, तो फिर क्या है, वो कम्यून क्या है पूरी की पूरी उनको सौंप देता था। तो यहाँ पे सामंतों का या राजशाही का राज नहीं था समाजवाद में, किसका था, किसी पब्लिक के हिसाब से। भाई जितनी जरूरत है, मतलब एक जमीन का टुकड़ा भी कौन बांट रही, सरकार बांट रही, क्योंकि सरकार की संस्था नगर परिषद। तो ठीक है, नगर परिषद में नगर का विकास करने के लिए एक संस्था बनाने वाले, ऐसी संस्था आप मान सकते हैं। ये हम जब कक्षा 10 में संघवाद पढ़ेंगे ना बेटा, तब आपका और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे तो मेरे 10th के भी वीडियोस आपको भी देखना चाहे तो उसमें भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो जमीन कम्यून बांट देते थे। ओके, तो अब आज हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूस में समाजवाद किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से रूस में जो विचार है कार्ल मार्क्स के वो फैलते हैं, और इससे जुड़े हुए जो इंटरेस्टिंग और भी टॉपिक्स होंगे, जैसे कि हमने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करी हमने, और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में बात करी, वो भी हम ऐसे और कुछ होगा तो हम आगे जानेंगे। पर रूस का समाजवाद एक पूरी दुनिया के लिए क्या एक मिसाल लेकर के आता है, और कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा शीत युद्ध के बारे में बताऊं। शीत युद्ध किस प्रकार से पूरे विश्व को प्रभावित करता है। यह शीत युद्ध 1945 से लेकर करके 1991 तक चलता है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। सोवियत संघ क्या कौन है, किस प्रकार से रूस सबसे बड़ा देश बना करके सोवियत संघ बनाता है, और फिर वो सोवियत संघ कैसे 1991 में टूट कर जाता है, ये बहुत बड़ी कहानी है, शीत युद्ध तक की कहानी है, ये अपन जानेंगे पर आगे आने वाले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी, और आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अच्छा लग रहा है, बेहतरीन मजा आ रहा है, तो बिल्कुल जोश ही आ जाता है, तो भी आप कमेंट करके बताएं सर हमें मजा आ रहा है सामाजिक विज्ञान में। अब सामाजिक विज्ञान नहीं रहेगी बोरिंग, ऐसी ही हम पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।